नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे लॉर्ड रिपन के महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों के बारे में। ध्यान रखिए, इस वीडियो में हम उनके स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को छोड़कर, उनके समय में हुए इल्बर्ट बिल विवाद को छोड़कर और हंटर आयोग को छोड़कर उन्होंने जो अलग महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए उनके शासनकाल में, चाहे वो अलग एक्ट हो या फिर अलग प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं हों, जैसे बंगाल टेनेंसी एक्ट, इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, ताकि अगर 5 नंबर में पूछ लिया जाता है कि लॉर्ड रिपन के प्रशासनिक सुधारों के बारे में बताइए, तो आपके पास भी बताने को बहुत कुछ होगा। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन के तौर पर लॉर्ड रिपन के बारे में जानते हैं। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 तक भारत के वायसराय के रूप में रहे। उन्हें मार्किस ऑफ रिपन के नाम से जाना जाता है और 1827 में इनका जन्म हुआ था। उसने अपना जीवन ब्रुसेल्स दूतावास में एक सहायक अधिकारी के रूप में आरंभ किया। 1852 ईस्वी में रिपन उदारवादी दल की ओर से हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि ब्रिटिश लोकसभा में चुना गया। 1859 ईस्वी में वह भारत में अनुसचिव नियुक्त हुआ। 1866 से 1868 ईस्वी तक उसने भारत सचिव के पद पर कार्य किया। 1868 से 1874 ईस्वी तक वह ग्लेडस्टोन के मंत्रिमंडल का सदस्य रहा और उसने आयरिश चर्च अधिनियम, एजुकेशन अधिनियम तथा बैलेट अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाने में सहायता की। 1880 ईस्वी में वह भारत का वायसराय बनकर आया और उसने महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार करने के कार्य किए। आइए जानते हैं कि लॉर्ड रिपन ने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए थे। उसका पहला सुधार था कि उसने स्वतंत्र व्यापार नीति का अनुसरण किया। उसने आयात कर को 5% की छूट दे दी। केवल नमक, स्प्रिट और शराब पर ही यह कर लागू रहा, बाकी अन्य वस्तुओं पर कर की काफ़ी छूट थी। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड रिपन ने किसानों की दशा को सुधारने के लिए बंगाल टेनेंसी बिल पास करवाया। उसने राजस्व तथा कृषि विभाग का पुनर्गठन किया। उसने यह भी प्रस्ताव किया कि जिन जिलों में भूमि निरीक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, वहां राजस्व में वृद्धि न की जाए। राजस्व में वृद्धि केवल बढ़ी हुई कीमतों के आधार पर ही संभव हो। उसने अपने प्रमुख प्रशासनिक सुधारों में देश को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से देश की जो प्रेस थी उसे और बेहतर बनाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक प्रकार का ऐसा एक्ट था जिसमें कई पाबंदियां भारतीय प्रेस पर लगा दी थी, जिसके कारण भारतीय स्वतंत्रता को काफ़ी धीमी गति से बढ़ रही थी। लेकिन जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हट गया तो इससे न केवल भारतीयों को फ़ायदा हुआ, बल्कि ब्रिटिश नीतियों को बड़ी आसानी से उजागर पत्रिकाओं के जरिए किया जाने लगा। लॉर्ड रिपन ने सन 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित किया था। यह भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट था जिसके अंतर्गत कारखानों की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए। इसमें यह निश्चित किया गया कि 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के बच्चे एक दिन में 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेंगे। खतरनाक मशीनों से सुरक्षा के लिए अनेक प्रयत्न किए गए थे और महिलाओं और पुरुषों के लिए भी कार्य का निर्धारण इसी एक्ट के जरिए किया गया था। दोस्तों, उसने आर्थिक सुधारों को भी महत्वपूर्ण तकाजा दिया और उनके आर्थिक सुधारों में भी रिपन के महत्वपूर्ण प्रयास थे। उसने राज्यों की आय को 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला, नमक, चुंगी, अफीम केंद्र के हाथों में रहने दिया। दूसरा, नागरिक विवाद, सार्वजनिक निर्माण आदि का कार्य स्थानीय विभागों को सौंप दिया। तीसरा, जंगल रजिस्ट्रेशन, टिकट, भू राजस्व आदि को केंद्र तथा प्रांत दोनों के अधिकार में रखा गया। अकाल तथा आपातकाल परिस्थितियों में केंद्र के द्वारा राज्यों को आर्थिक सहायता देने का वचन दिया गया। इन आर्थिक नीतियों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास लॉर्ड क्रोमर द्वारा किया गया। लॉर्ड क्रोमर के अनुसार 4 विचित्र तरह के जिन खतरों से भारतीय अर्थव्यवस्था को कठिनाई पैदा हो सकती थी, उनमें युद्ध, अफीम के राजस्व में कमी, विनिमय दर में कमी और दुर्भिक्ष
थे। इनमें से प्रथम 3 भारत सरकार के अधीन थे और चौथा स्थानीय सरकार के अधीन था। इस प्रकार केंद्र सरकार ने स्थानीय सरकार को भी बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि इससे पहले ही लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन का अधिनियम पारित कर चुके थे। इस नवीन व्यवस्था ने देश के आर्थिक प्रशासन को स्थापित करने का, स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया और लॉर्ड रिपन के प्रमुख प्रशासनिक सुधार इस प्रकार थे जो हमने जानने का प्रयास किए। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर भविष्य को सुधारना चाहते हो तो अपने अतीत का आकलन करो। कन्फ्यूशियस की यह बात इस बात की ओर इशारा करती है कि इतिहास के विद्यार्थी केवल इतिहास को किताबों में ही न पढ़ें, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन पर भी उतारने का प्रयास करें। अपने अतीत को हमेशा आकलन करते रहिए, अपनी गलतियों को सुधारिए और आगे बढ़िए। फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।